हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अलका और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जियोग्राफी एनसीईआरटी के चैप्टर 7 पे हैं हम और ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है। चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 7 देखने वाले हैं, जो है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर में हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट मिलता है यहाँ से अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीखने के लिए। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। हमने पढ़ा था कि जो प्रारंभिक मानव थे वो भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, आवास के लिए प्रकृति पर ही निर्भर थे। वो गुफाओं में रह लेते थे, पेड़ के नीचे रह लेते थे और वो जानवरों से, पेड़ों से भोजन प्राप्त करते थे। जानवरों की खाल और पेड़ की पत्तियों से वस्त्र बना लेते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी तरह से वो प्रकृति पर ही निर्भर थे और देखा जाए तो बहुत हद तक प्रकृति को उनसे नुकसान नहीं था, जितना आज हो रहा है हमारी वजह से तब नहीं था। लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला, उनके अंदर भी कौशल विकसित होता गया। धीरे धीरे उन्होंने भी कैसे कृषि करना है, घर बनाना है, कैसे यातायात के लिए सड़कें वगैरह बनानी है, संचार का साधन कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ों को उन्होंने समझा और इसका विकास भी किया। तो इस तरह से वो परिष्कृत होते गए धीरे धीरे। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियाँ, अब यहाँ पे देखिए बस्तियों का डेफिनेशन क्या बताया जा रहा है। वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। हमने देखा कि जो प्रारंभिक मनुष्य हुआ करते थे वो वृक्ष के नीचे या गुफाओं में जाकर निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। तो जब उन्होंने फसल उगाना शुरू किया होगा तो जाहिर सी बात है कि किसी भी फसल को उगाने में, उसको पकने में, उसकी कटाई वगैरह करने में 4-5 महीने, 6 महीने ऐसे लग जाते हैं। अब इतने समय के लिए उनको एक जगह पे रुकना कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि उन्होंने फसल लगाई तो वो वहाँ रुकेंगे तभी तो उस फसल को काटेंगे। और जब उनको वहाँ रुकना हो गया इतने लंबे समय तक, तो फिर उन्हें घर की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें रहने के लिए घर चाहिए फिर वहाँ पे। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। तो जाहिर सी बात है कि नदी के किनारे की जो जगह होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ जल भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करना पड़े। क्योंकि जिस तरह से आज नलकूप वगैरह बन रहे हैं, नहरें बनाई जा रही हैं, कुएँ बनाए जा रहे हैं, सिंचाई के लिए एक से बढ़कर एक व्यवस्थाएँ हो रही हैं, तब नहीं होती थी, तब उतना सुविधा नहीं था। तो उनके लिए सबसे बेहतर यही था कि वो नदी के किनारे जो है अपना खेती वगैरह करें, जिससे उन्हें पानी भी मिल जाए और वहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ होती थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ मानव बस्तियाँ बड़ी होती गईं। फिर इस तरह से क्या हुआ कि कृषि के लिए वो लोग एक जगह रुकने लगे, घर बनाने लगे। तो इस तरह घर करते करते एक बस्ती का निर्माण होने लगा धीरे धीरे। और फिर व्यापार होने लगा, अनाज होता था तो उन व्यापार करना भी लोग शुरू किए होंगे। वाणिज्य और विनिर्माण का विकास हुआ और इसके साथ ही जो बस्ती हुई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। यहाँ पे देखिए एक बताया जा रहा है फैक्ट कि वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती हैं उसे बसाव स्थान कहते हैं। तो बसाव स्थान की डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या क्या होती हैं। जो इम्पोर्टेंट प्राकृतिक दशाएं हैं, अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ भूमि होनी चाहिए। मतलब रहने के लिए भूमि भी होनी चाहिए, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि होनी चाहिए और जल की उपलब्धता तो होनी ही चाहिए और जलवायु भी अनुकूल होनी चाहिए। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। तो नदी घाटी के निकट जो है बस्तियों का निर्माण हुआ इस तरह से धीरे धीरे और
सभ्यता का विकास हुआ, ज़ाहिर सी बात है जब बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगेंगे घर बनाकर, बस्ती बनाकर, तो धीरे धीरे उनके बीच में सामंजस्य भी बढ़ेगा। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं वांग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? तो अब आप बताइएगा। सिंधु नदी के किनारे बसी सभ्यताएं जो थी वो तो ज़ाहिर सी बात है सभी को पता होंगी, पर आप गूगल करके इन सारी नदियों के किनारे जो सभ्यताएं बसी थी उनके नाम देखिएगा क्या हैं। बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ समय के लिए बनी बस्तियां अस्थायी होंगी। और जो घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लंबे समय तक रह पाना भी पॉसिबल नहीं है। वे आखेट संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। वे आखेट संग्रहण करना मतलब पशुओं को मारना, संग्रहण करना भोजन का। स्थानांतरीय कृषि जो हमने स्थानांतरीय कृषि देखिए क्या है कि लोग जंगलों को काटते हैं, जलाते हैं, फिर वहीं पे खेती करते हैं और वहाँ पे तब तक वही वो रहते हैं जब तक वो ज़मीन उपजाऊ है। जब उस ज़मीन की उर्वरता चली जाती है तो फिर वो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरह से वो स्थानांतरीय कृषि करते हैं। फिर ऋतु प्रवास करते हैं। ऋतु प्रवास मतलब मौसम के बदलने के हिसाब से वो रहते हैं। मौसम बदला फिर कहीं और चले गए। यद्यपि अधिकांश बस्तियाँ आज स्थायी बस्तियाँ हैं, इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। तो स्थायी बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाएंगे ही, क्योंकि उनको वहाँ पे अब रहना ही है लंबे समय तक, तो इसलिए वहाँ वो घर बनाते हैं। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये मानव बस्ती की इमेज है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से घर बनाए गए हैं। और ये नदी, यहाँ पे एक शब्दावली दी गई है ऋतु प्रवास। हमने जो पीछे पढ़ा था ऋतु प्रवास के लिए बारे में, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। मतलब मौसम के हिसाब से लोग जो इधर उधर आते जाते हैं उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जो पशु पालते हैं जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो उनका जो चारागाह है मतलब घास वगैरह हर मौसम में बिल्कुल एक जैसी तो होती नहीं है। तो जब उनको घास नहीं पर्याप्त मिलती है, उनको उनका चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, तो फिर वो जगह को बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक स्टोरी बताई जा रही है। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती हुई और हाँफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वस्थकारी परिस्थितियों में रहते हैं। तो यहाँ पे कहानी बताई जा रही है कि मैरी एक लड़की है जिसका बर्थडे है। उसका एक दोस्त है जो आता है बर्थडे के लिए, गुरप्रीत उसकी दोस्त है जो आती है। तो उनके बीच में बातें होती हैं कि जाम था बहुत ज़्यादा, ऐसा आपको स्टोरी से सब कुछ अच्छे से पता चल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि जब रोजगार की वजह से लोग गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं तो शहर में जनसंख्या बढ़ती जाती है और इस तरह से शहर में यातायात के लिए गाड़ियों की संख्या बढ़ती जाती है और जाम लगता है, प्रदूषण होता है। किस तरह से लोग रहते हैं, पैसे के अभाव रहता है तो गंदी बस्ती में रहते हैं जहाँ पे ना तो साफ़ पानी ना साफ़ वातावरण मिलता है उनको, जिसकी वजह से वो बीमार भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं।
शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, प्रसाद ने कहा। हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है गांव के बारे में कि गांव में क्या होता है कि बहुत बड़ा सिनेमा घर नहीं होता है। बेसिकली सिनेमा घर गांव में नहीं होता है। बहुत अच्छे स्कूल भी नहीं होते हैं, अच्छे अस्पताल भी नहीं होते हैं, अच्छी सड़कें भी नहीं होती हैं। पर गांव में खुली भूमि और सांस लेने के लिए हवा ताज़ी मिलती है, शुद्ध हवा। आपने कोविड के टाइम में देखा होगा कि लोग शहर से गांव जा रहे थे, तो अक्सर लोग देखे होंगे आपने कि शहर में जो लोग बहुत लंबे समय से रहते हैं वो अक्सर छुट्टियों में गांव जाते हैं ताकि वहाँ पे ताज़ी हवा ले सकें, शुद्ध ऑक्सीजन मिले, वहाँ पे ताज़ा ताज़ा चीज़ मिले खाने के लिए। तो इस तरह से गांव के बारे में भी जो गांव की विशेषता है वो बताई जा रही है यहाँ पे। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण एवं शहरी बस्तियाँ। तो आपको सीधे समझ में आ रहा होगा कि ग्रामीण बस्तियाँ मतलब क्या हुई और शहरी बस्तियों में क्या है। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में क्या क्या हो सकता है? कृषि होती है, मत्स्य पालन होता है, वानिकी होती है, दस्तकारी एवं पशुपालन होता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रामीण बस्तियों में होती हैं। तो ग्रामीण बस्तियाँ जो होती हैं वहाँ पे रोजगार के साधन बहुत कम होते हैं। जिनका अपना खुद का व्यवसाय है वो तो ग्रामीण इलाकों में आराम से रह सकते हैं थोड़ा, पर फिर भी उन्हें वहाँ पे जो अच्छी सुविधाएं होती हैं, अस्पताल की, स्कूल की, शॉपिंग मॉल की, सिनेमा घरों की, ये सारी सुविधाएं उन्हें ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलते हैं और सुविधाओं और नौकरी के लिए लोग शहरों में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इमेज दिया गया है एक सघन बस्ती के बारे में, देख सकते हैं आप कि कितनी घनी बस्ती है ये। गाँव में अक्सर आपको ऐसे घर देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। गाँव में जो घर होते हैं उसमें बहुत दूरी होती है, पर शहरों में आप देखिए लोगों के घर की दीवारें भी एक जैसी, एक जुड़ी होती हैं, एक होती हैं। तो शहर की जो बस्ती होती है वो बहुत सघन होती है। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर आसपास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पहाड़ी इलाका, आप देख सकते हैं कि पता ही चल रहा है पहाड़ी इलाका है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। तो यहाँ पे लोग पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ज़्यादा वर्षा होगी तो छत जो बनेगी घर की वो ढाल वाली बनेगी ताकि बारिश का जो पानी है वो निकल जाए और एक जगह रुके नहीं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट वाले घर बनाए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए इमेज में स्टिल्ट मकान। तो स्टिल्ट मकान कैसे होते हैं? काफ़ी ऊंचे स्थान पे बनाए जाते हैं। इमेज में आपको देख के समझ में आ जाएगा। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ पता चल रही है कि कौन से मौसम वाले, मतलब कैसी जलवायु के जगह पे कैसे घर बनते हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ पे ढाल वाली छत बनती है। जहाँ जल का जमाव ज़्यादा होता है वहाँ पे ऊंचे प्लेटफॉर्म वाले स्टिल्ट घर बनते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनते हैं जिनकी छतें फूस की होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके घर बनाने में किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। तो नगरी जो बस्ती होती है उसमें नगर छोटा होता है, शहर बड़ा होता है। बेसिक सी बात है, पता है हमें। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। तो यहाँ पे कृषि तो होगी नहीं नगरों में, बहुत कमी कृषि वगैरह ज़्यादातर गांव में होता है, ग्रामीण इलाकों में।
तो नगरों में व्यापार या सेवा कार्य में लोग लगे रहेंगे। अपने राज्य के कुछ गांव, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। अब हम देख लेते हैं परिवहन। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। तो पता है कि परिवहन की सुविधा नहीं होगी तो सामान को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना या हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पॉसिबल नहीं है। पहले के लोगों के पास परिवहन की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो वो पैदल चला करते थे जब उन्हें पता नहीं था। फिर उन्होंने जानवरों से यात्रा करना प्रारंभ किया, जैसे घोड़े पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया, हाथियों का इस्तेमाल किया, गधों का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर परिवहन आए। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। तो सोचिए, जब पहिए का खोज हुआ होगा तो परिवहन कितना आसान हो गया होगा पहियों की खोज की वजह से। आज हम कुछ ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पहले हमें वही यात्रा तय करने के लिए बहुत लंबा समय लगता था। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि आज भी कहीं कहीं पशुओं का इस्तेमाल आप देख लेते होंगे कि परिवहन के लिए किया जा रहा है। ये देखिए, आप बर्फ से बने आवास कहाँ पाते हैं, उन्हें कौन बनाता है एवं वे क्या कहलाता है। ये इमेज देखिए, इग्लू का इमेज है। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी न कभी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उस तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है, मतलब परिवहन के लिए, सामान ढोने के लिए। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। तो पहले के लोग जो होते थे वो मतलब दूसरे देश से जो व्यापारी होते थे वो भारत आते थे तो उन्हें बहुत समय लग जाता था, और वे समुद्री मार्ग से आते थे या थलीय मार्ग से आते थे, जल या थल मतलब समुद्र या स्थल मार्ग से आते थे, तो बहुत समय लग जाता था। पर जब से हवाई जहाज़ का निर्माण हुआ, हवाई यात्रा होना शुरू हुई, तो परिवहन बहुत आसान हो गया। लोग कुछ ही समय में एक देश से दूसरे देश पहुंच जा रहे हैं। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन एवं समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो जो परिवहन का आधुनिक साधन है वो समय की भी बचत कर रहा है, ऊर्जा की भी बचत कर रहा है, और आज के समय में समय कितना इम्पोर्टेंट है सबको पता है। तो परिवहन से हमारी ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई है, आप इमेजिन करिए। कभी आप सोचिए कि ये जो सारी सुविधाएं हैं परिवहन की, अगर ये ना हो और आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो तो आपको कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर ये जो दिया गया है हमारे काम का नहीं है, बच्चों के काम का है। हम आगे बढ़ते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। फैक्ट है, ध्यान रखिएगा इसको आप। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तो परिवहन 4 साधनों से किया जा सकता है। या तो सड़क के माध्यम से परिवहन किया जाए, रेल के माध्यम से परिवहन हो सकता है, जल मार्ग के माध्यम से परिवहन हो सकता है, या वायु मार्ग। सड़क पे गाड़ियाँ चलती हैं, रेल मार्ग पे आपको पता है कि रेलगाड़ी ही चलती है, जल मार्ग में आपका शिप वगैरह हो गया, और वायु मार्ग में प्लेन्स वगैरह, हवाई जहाज, ये सारी चीज़ें। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे का। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसके लिए इसको छोटा करने के लिए मैंने 2 पार्ट में वीडियो लाने का सोचा है। और पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, ध्यान रखिए अपना। इस समय हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना आए।
और अक्टूबर में एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स का। आप लोगों में से जो भी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। आप तैयारी करते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।